तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा भी सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा टॉपिक है हिंदी पे डिटेल चर्चा। ये में हिंदी में जितने भी आपके मन कन्फ्यूजन से डाउट्स हैं सभी को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए गाइस, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है? ये में हिंदी पे डिटेल चर्चा, यानी कि जितने भी कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, इसमें जितने भी डाउट्स आपके मन में क्रिएट हो सकते हैं, या एडमिशन्स को लेकर, काउंसलिंग को लेकर, हॉस्टल्स को लेकर, फ़ी को लेकर, क्लासेस को लेकर, जितने भी मन में आपके डाउट्स हैं, संपूर्ण चर्चा इस वीडियो में करेंगे। लास्ट तक आप बने रहें। हाँ, वीडियो के चर्चा करने से पहले हम अपने बारे में 2 मिनट में इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। मेरा नाम सौरभ है और मैं बिहार से हूँ और मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ही अभी IMA हिंदी 3rd ईयर में हूँ। और जब आप एडमिशन्स लेंगे तो हम आपके क्लासमेट हो जाएंगे। ये आपके लिए खुशी की बात है। हम आपके क्लासमेट होंगे जब आप एडमिशन्स यहाँ लेंगे। तो अभी मैं फ़िलहाल IMA हिंदी 3rd ईयर में हूँ। जैसा आप जानते हैं कि यहाँ IMA हिंदी में एडमिशन लेने पे क्या होता है कि PG में एडमिशन्स के लिए आपको एग्ज़ाम देने नहीं पड़ते हैं, ऑटोमेटिक आप ये, क्योंकि ये 5 ईयर का कोर्स है, सो ऑटोमेटिक 3rd ईयर के बाद आप 4th ईयर में यानी MA 1st ईयर में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो जब आप एडमिशन लेंगे तो हम आपके क्लासमेट होंगे। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो भी हिंदी से आपके मन में क्वेरीज बन रहे हैं तो हमसे ज़्यादा आपको अच्छा से कोई बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि हम खुद हिंदी का स्टूडेंट्स और आपके मन में जितने भी हिंदी के डाउट्स आ रहे होंगे तो मेरे मन में भी उतने ही डाउट्स आते हैं। तो मुझे लगता है कि हम आपके क्लासमेट्स के नाते आपके उन्हें जितने भी डाउट्स आएंगे सब क्लियर करेंगे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक्स की ओर। पहले हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। किसी भी जॉब की तैयारी के लिए या किसी भी चीज़ में एडमिशन्स के लिए आपको एलिजिबिलिटी मस्ट होता है। यानी आप मान लेते हैं बैंकिंग का एग्ज़ाम देते हैं, SSC का एग्ज़ाम देते हैं और BPSC UPSC किसी का भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ग्रेजुएशन मांगा जाता है। तो ग्रेजुएशन क्या है? वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो वैसा ही यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में या हैदराबाद विश्वविद्यालय में आपको MA हिंदी में एडमिशन्स के लिए क्या क्राइटेरिया है वो देखते हैं। 50% मार्क्स इन BA बैचलर्स डिग्री विथ हिंदी एज ए सब्जेक्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ सर? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। एक हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में भी होना चाहिए। कौन कौन सब्जेक्ट के रूप में हो सकते हैं? तो सिंपल में मैं यही कहूँगा कि आप BA BSc और BCom कोई भी किए होंगे, नो प्रॉब्लम। मैं BA सिर्फ लिखा हूँ, लेकिन कोई भी बैचलर डिग्री आपके पास है, BA BSc BCom, तो आप बिल्कुल एडमिशन ले सकते हैं। हाँ, बशर्ते उसके साथ आपने कोई एक पेपर हिंदी का पढ़ा हो किसी भी ईयर में, 1st ईयर में, 2nd ईयर में, 3rd ईयर में, नो प्रॉब्लम। फिर से मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ, आप BSc किए हैं, BCom किए हैं, BA किए हैं, नो प्रॉब्लम, बैचलर डिग्री आपके पास होना चाहिए। बट आपको हिंदी का एक पेपर पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने हिंदी का एक भी पेपर नहीं पढ़ा तो बिल्कुल आप एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब यही हुआ। सिंपल में मैंने आपको समझाया। ऑप्शनल के रूप में आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा हिंदी के रूप में, कंपलसरी के रूप में आपने हिंदी का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, या सेकेंड लैंग्वेज के रूप में भी आपने हिंदी पढ़ा होगा, तो भी बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, नो टेंशन। BA रहे, BSc रहे, BCom रहे, कुछ भी टेंशन नहीं लेना आपको। अगर आपके पास हिंदी आपने पढ़ा होगा 3 साल में, 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। फिर सीट्स कितने हैं? सीट्स जान लेना आपके लिए सबसे बड़ी ज़रूरी होती है, ताकि आप एक अनुमान लगा पाएंगे कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। मान लेते हैं किसी में 40 सीट्स है, किसी में 75 सीट्स है, और IMA में कम होते हैं, MA में ज़्यादा होते हैं, तो एक अनुमान मिल जाता है कितने सीट्स है तो मेरा एडमिशन हो पाएगा। चलिए हम जान लेते हैं सीट्स कितने हैं। टोटल 47 सीट्स है। MA हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल 47 सीट्स है। जनरल के लिए 19 सीट्स है, SC के लिए 7 सीट है, ST के लिए 4 है, OBC के लिए 15 है और EWS के लिए 4 है। PH कैंडिडेट जो फिजिकल रूप से हैंडीकेप्ड होते हैं उनके लिए, विकलांग भी बोल सकता है, उनके लिए 2 है, और DP कोटा के लिए 2 है। ये आपके लिए नहीं है, ये बहुत रेयर केस के वाले स्टूडेंट के लिए। तो टोटल 47 स्टूडेंट्स हैं। बट अगर आप PH कैंडिडेट और DP कोटा को भी ऐड करेंगे तो 47 + 4 हो जाएगा। PH कैंडिडेट वाले और DP कोटा को 47 से अलग रखिएगा। आप इतना ही जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, और DP कोटा के लिए अलग से है, ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं कटअप पे। ये सबसे बड़ी क्वेश्चंस होते हैं हर स्टूडेंट्स के मन में कि भैया या सर पिछले ईयर कितने कटअप गए थे, इस ईयर कितने कटअप जाएंगे। तो कटअप जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। तो कटअप बताने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद या हैदराबाद विश्वविद्यालय अपना ऑफिशियल कटअप कभी भी जारी नहीं करता है।
बोलेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ ऑफलाइन काउंसलिंग होती है और एक ही बार होती है। ऐसा नहीं कि आपको दूसरे यूनिवर्सिटी की तरह आपको फर्स्ट लिस्ट आएगा, सेकेंड लिस्ट आएगा, थर्ड लिस्ट आएगा, फोर्थ लिस्ट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ही लिस्ट आएगा, ऑफलाइन काउंसलिंग आएगा। जो ऑफलाइन काउंसलिंग होगा, जो एडमिशन के लिए आएगा उनका एडमिशन होगा, सिंपल बात है। इसलिए वो कट ऑफ रिलीज नहीं करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप टोटल 47 सीट्स और ऊपर के जो बच्चे हैं, मान लेते हैं 10 बच्चे टॉप 10 के बच्चे वो नहीं आए और सबसे लास्ट रैंक वाले बच्चे आ गए हैं। कुल मिलाकर 47 बच्चे ही पूरे हैं, तो 47 का भी एडमिशन होगा, सिंपल बात। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि आप फर्स्ट रैंक लाएँ तो आपका एडमिशन होगा और लास्ट रैंक वाला का एडमिशन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। टोटल हिंदी में 47 सीट्स हैं। मान लेते हैं ऊपर के जो टॉप 10 बच्चे हैं वो नहीं आए काउंसलिंग के टाइम, और जो सबसे लास्ट रैंक वाले बच्चे हैं, सबसे लास्ट नीचे के 10 बच्चे आ गए हैं और टोटल बच्चे जोड़ने पे भी 47 ही पूरे हैं, तो 47 के 47 एडमिशन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मैं क्लियर कर दिया हूँ। इसलिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद अपना ऑफिशियल कटअप नहीं रिलीज करता है। फिर भी मैं एक अनुमान के तरफ पिछले साल कितने कटअप गए थे और उसके पिछले साल कितने कटअप गए थे, कुल के बेसिस पे मैं आपको एक अनुमानित कटअप आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपके 195 और 200 के बीच आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर हैं, बिल्कुल सेफ जोन में है आपका। ओबीसी से अगर आप आते हैं तो 175 है, तो बिल्कुल आप सेफ स्कोर में हैं। ईडब्ल्यूएस क्या है, 185 से 190 के बीच आपके मार्क्स हैं, तो सेफ स्कोर है। एससी हैं तो 140 से 160 बीच हैं, बिल्कुल सेफ स्कोर है। एसटी कैटेगरी 120 से 150 है, तो बिल्कुल सेफ है। पीएच कैंडिडेट 100 से 120 है, तो बिल्कुल सेफ जोन है। और पीएच कैंडिडेट के लिए एक बात है, मान लेते हैं कि टोटल कैंडिडेट पीएच में 2 ही काउंसलिंग टाइम आते हैं, मान लेते हैं 2 ही आते हैं या 1 ही आते, उनका मार्क्स 2 नंबर है, फिर भी उनका एडमिशन होगा क्योंकि उनके लिए 2 सीट रिजर्व यहाँ है। तो पीएच कैंडिडेट हैं, अगर आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, नो प्रॉब्लम, आपको आना ही आना है। क्योंकि पीएच कैंडिडेट किसी भी कोर्सेस में बहुत कम होते हैं, 1 होते हैं 2 होते हैं, तो आपके लिए ऑलरेडी 2 सीट रिजर्व किए गए हैं। और डीपी कोटा वाले आपके कितने भी मार्क्स हैं तो बिल्कुल आप आ जाए, नो टेंशन। तो मुझे लगता है कटअप मैंने आपको बता दिया हूँ और फिर से एक बार बोल देता हूँ कि आपके कितने भी मार्क्स है, नो प्रॉब्लम, आपको काउंसलिंग का टाइम आना है तो आना है, सिंपल बात। तो चलिए, काउंसलिंग क्या होता है ऑफलाइन मैंने आपको बता दिया हूँ। हॉस्टल आपको 100% मिलेगा। जितने भी बच्चे का एडमिशन्स होगा, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट है, कितने भी रैंक से, कितने भी कैटेगरी हैं, मीन्स किसी भी कैटेगरी से, तो आपको 100% हॉस्टल मिलेगा। कब हॉस्टल मिलेगा? एडमिशन टाइम में ही आपको हॉस्टल मिल जाएगा। जब आपका एडमिशन हो जाएगा, मीन्स जिस दिन आप काउंसलिंग के लिए आएंगे उसी दिन आपका एडमिशन भी होगा और उसी दिन आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, सिंपल बात है। उसी दिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। जितने भी काम होंगे सब सेम टाइम पे होगा। ऐसा नहीं कि आज आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कल आपकी काउंसलिंग होगा, परसों आपको हॉस्टल मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेम डे सब कुछ आपका होगा, एक दिन में ही सब कुछ होगा। हॉस्टल फ़ी कितना है? तो अगर आप आ ही रहा है, एक्चुअली मैं हॉस्टल के वीडियो अगर हॉस्टल के बारे में आप जानना चाहते हैं, हॉस्टल के प्योर फैसिलिटीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी फैसिलिटीज़ हमको मिलती है हॉस्टल्स पे, तो प्लीज़ आप हॉस्टल वाले वीडियो चैप्टर देख सकते हैं। 3-4 महीने हॉस्टल पे ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसमें आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल के ब्लॉग वगैरह है, चाहे हॉस्टल के जो रूम्स होते हैं उसमें क्या क्या आपको फैसिलिटी दिया जाता है, सब कुछ उसमें मैंने इंक्लूड किया है। जाकर हॉस्टल वाले वीडियो देख सकते हैं। फिर भी मैं एक हॉस्टल का फ़ी बता दे रहा हूँ क्योंकि एक गरीब स्टूडेंट्स के लिए, मिडिल क्लास स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी होता है। क्या हैदराबाद, सबके मन में डाउट्स होते हैं, क्या सर हैदराबाद हाईटेक सिटी है, क्या हॉस्टल का फ़ी मैं एफर्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, क्या मुझे बाहर रहना पड़ेगा? तो चलिए हम जान लेते हैं। हॉस्टल का फ़ी बहुत कम है, मीन्स नहीं के मात्रा। हम समझ लीजिए हॉस्टल फ़ी आपको लगता ही नहीं है। मान लीजिए हॉस्टल फ़ी आपको नहीं लगता है, 500 रुपीज़ आपको देना 6 महीने में। पर सेमेस्टर में आपको 500 पे करना। कितना पेमेंट करना? 500 रुपया पेमेंट करना है 6 महीने में, सिंपल बात। उसमें भी आपको वाईफाई फ्री मिल जाएंगे हॉस्टल में, 24 आवर 5G इंटरनेट आपको फ्री मिलेंगे, हॉस्टल में मिले की मैं बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया आपको फैसिलिटीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगी। अब चलते हैं क्लासेस। बहुत सारे के बच्चे के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर क्या यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट है अदर यूनिवर्सिटी की तरह? तो यहाँ बिल्कुल हिंदी डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ स्कूल वाइज है। मान लेते आप सोशल से, मान लेते आप पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेंगे या हिस्ट्री में एडमिशन लेंगे, तो आपको क्लासेस कहाँ करनी पड़ेगी? स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस में। सेम
आप हिंदी डिपार्टमेंट में एडमिशन ले रहे हैं, उर्दू डिपार्टमेंट में ले रहे हैं, तेलुगु में ले रहे हैं, फिलॉसफी में ले रहे हैं, कंपैरेटिव लिटरेचर में ले रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर में ले रहे हैं, तो आपको स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में आपको क्लासेस करनी पड़ेगी। यहाँ स्कूल वाइज है। मैं जनरली आप कह सकते हैं जितने भी लैंग्वेज के कोर्सेज हैं इंक्लूडेड फिलॉसफी और कंपैरेटिव लिटरेचर, आपको क्लासेस स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ में ही करने पड़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा आपके क्लासेस कहाँ चलेंगे, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़। आप चाहते हैं बस फैसिलिटीज़। आपके मन में एक डाउट्स आ रहे हैं, सर मान लेते मेरा हॉस्टल साउथ कैंपस में मुझे हॉस्टल मिल गई और मेरा डिपार्टमेंट मीन्स मेरा स्कूल है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, तो क्या मुझे साइकिल ख़रीदनी पड़ेगी, बाइक लेनी पड़ेगी या बस फैसिलिटीज़ है? तो बिल्कुल यहाँ बस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, निःशुल्क है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। आपको गवर्नमेंट की बस से, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद की अपनी बस से आपको टाइम से बस आएगी, टाइम से बस जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो आपकी हॉस्टल कहीं भी है, बिल्कुल अपनी डिपार्टमेंट जा सकते हैं, बस फैसिलिटीज अवेलेबल है। अब आते हैं फ़ी स्ट्रक्चर्स। आपको पढ़ाई में कितनी खर्च होंगे? आपके मन में प्रश्न आनी चाहिए कि पढ़ाई में हमको कितना खर्च पड़ेगा मुझे। 2 साल आपको रहना है, सिंपल बात है, आपको पढ़ाई में कितनी खर्च पड़ेगी? तो चलिए हम जान लेते हैं। ट्यूशन फी आपको देना पड़ेगा 2400 रुपया। कितना देना पड़ेगा? 2400, 2400 रुपीज़। स्टूडेंट यूनियन फंड आपको देना पड़ेगा 530। स्टूडेंट वेलफेयर फंड आपको देना पड़ेगा 240 यानी 240। मेडिकल फ़ी आपको देना पड़ेगा 2120 यानी 2120 रुपये आपको देना है। और डिपॉजिट या रिफंडेबल ये 1960 रुपये आपको देना, 1960 रुपीज़ देना। ये जो रिफंडेबल है, जब आप एडमिशन से यहाँ से कैंसिल करा कर जाएंगे या आपके कोर्स पूरे हो जाएंगे तब जाएंगे तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। बाकी रिटर्न होता है नहीं होता वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। जो एडमिशन्स करा कर एडमिशन्स कैंसिल करा कर गए हैं या कोर्स पूरे करके गए उनसे पता करने पे ही ये कन्फर्म हो सकता है, बट अभी मुझे कन्फर्म नहीं है। बट ये रिफंडेबल है डिपॉजिट्स के रूप में। तो एडमिशन के टाइम आपको कितना देना पड़ेगा? 7250 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। एडमिशन टाइम कितना देना पड़ेगा? 7250 रुपीज़। 7250 रुपये आपको देना पड़ेगा। कैसे देना है, क्यों देना, मैं आपको बता दिया हूँ। 2400 ट्यूशन फ़ी है, स्टूडेंट यूनियन फंड 530 है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 240 है, मेडिकल फ़ी 2120 है और डिपॉजिट 1960 रुपया। और 2400 रुपया जो है आपका, इसमें फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा इंक्लूडेड है, यानी कि हर सेमेस्टर आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर का पैसा एडमिशन टाइम में ही आपको देना पड़ेगा। तो ये जो 2400 रुपया है आपको सेमेस्टर फ़ी है, ना कि एडमिशन फ़ी समझे, लेकिन बस वो एडमिशन टाइम ही ले रहे हैं पैसा आपसे। तो 2400 रुपया आपको एडमिशन टाइम में ही लग जाएगा सेमेस्टर चार्ज के रूप में। और जो स्टूडेंट यूनियन फंड है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड है और मेडिकल फ़ी, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ यहाँ, ये आपको ईयरली पेमेंट करना पड़ेगा। हर साल में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। स्टूडेंट वेलफेयर फंड हो गया, स्टूडेंट यूनियन फंड हो गया और मेडिकल फ़ी आपको हर साल पेमेंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? एडमिशन टाइम 7250 रुपया। सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 2400 रुपया। तो बोलेंगे सर 2400 रुपया ही क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही देना, ये सब जो स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड, मेडिकल फ़ी, ये आपको ईयरली लगेंगे। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपके अभी 1 साल पूरे होंगे, तो मतलब अभी 6 महीने के बाद वाला ही सेमेस्टर, नहीं 7वां महीना चलेगा आपके लिए। तो इसमें आपको पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट करना 1 साल जब पूरे हो जाएंगे तब आपको पेमेंट करना है। तो इस सेकेंड सेमेस्टर में आपको कितना पेमेंट करना है? 2400 रुपया पेमेंट करना है। ये आपके कब पेमेंट होंगे? जनवरी वाले में। सेमेस्टर 2 चलता है, एक चलता है जुलाई से दिसंबर, फिर जनवरी से जुलाई, ऐसा ही चलता है। 2 बार आपको पेमेंट करना होता है, एक जुलाई में एक जनवरी में। तो जुलाई में आप एडमिशन ले रहे हैं, उस टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा ये इतना फ़ी, और जनवरी में सेकेंड सेमेस्टर में आपको 2400 पेमेंट करना पड़ेगा। फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको 1 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसमें आपको पेमेंट करना पड़ेगा 5290 यानी कि 5290 रुपया। तो बोलेंगे सर यहाँ 7250 और यहाँ 5290 रुपया कैसे लगा? तो यहाँ जो डिपॉजिट रिफंडेबल है वो बस एडमिशन टाइम में ही लगता है, हर साल नहीं लगता है। हर साल बस 3 ही लगते हैं, स्टूडेंट यूनियन फंड, स्टूडेंट वेलफेयर फंड और मेडिकल फ़ी। जो रिफंडेबल है वो बस एडमिशन टाइम ही लगता है। इसलिए आपको थर्ड सेमेस्टर यानी जुलाई में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 5290 रुपया। फिर जनवरी में फोर्थ सेमेस्टर में आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 2400 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप तेलंगाना के SC/ST स्टूडेंट हैं तो आपको ईयरली पेमेंट करना पड़ेगा 2890 रुपया, 2890 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर तेलंगाना का आप SC/ST स्टूडेंट हैं तो
अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं, किसी भी स्टूडेंट किसी भी स्टेट से, नो प्रॉब्लम, पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके लिए भी ईयरली आपको पेमेंट करना पड़ेगा 2890 रुपया 2890, बट एडमिशन टाइम आपको पेमेंट करना पड़ेगा 4850। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मेडिकल फ़ी भी आपको एडमिशन टाइम ले लिया जा रहा है, जो मेडिकल फ़ी है आपको एडमिशन टाइम ले लिया जा रहा है। डिपॉजिट फ़ी आपको ले लिया जा रहा है, मेडिकल फ़ी तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड ही है। तो एडमिशन टाइम आपको देना पड़ेगा 4850 विथ डिपॉजिट के साथ आपको देना पड़ेगा, बट एडमिशन के बाद आपको ईयरली पेमेंट करना पड़ेगा 2890 रुपया। तो मुझे लगता है आपके मन में जितने भी डाउट्स आ रहे होंगे मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए हैं, और इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट्स है तो नो प्रॉब्लम, हम हमेशा संडे रात्रि 9 बजे लाइव जुड़ते हैं, आप हमसे लाइव जुड़ सकते हैं। हम भी हिंदी से ही आपके क्लासमेट हो जाएंगे जब एडमिशन्स लेंगे तो मुझे लगता है आपके मन में कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आपके मन में डाउट्स होंगे तो हिंदी आपके एज ए फ्रेंड्स के नाते मैं आपको क्लियर करूँगा, सिंपल बात। इसके बाद अगर आप हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, मिस आप चाहते हैं कि हम आपसे 24 आवर कॉल पे बात करें, 24 आवर व्हाट्सएप पे चैट करें, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग्स वगैरह, हॉस्टल अलॉटमेंट वगैरह जितने भी प्रोसेस है मैं खुद आपके लिए आपको करके दूं, तो आपको इसके लिए पेड काउंसलिंग लेना पड़ेगा। पेड काउंसलिंग आप लेंगे तो ही मैं आपको ये सब फैसिलिटीज़ आपको दे पाऊँगा। पेड काउंसलिंग का सिंपल मतलब होता है कि आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ हम आपको कर देते हैं। क्या क्या कर आपको देंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगा, सिंपल जानिए। पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया जाएगा, पर्सनली व्हाट्सअप नंबर आपको दिया जाएगा, 24 आवर आप कॉल मैसेज जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। काउंसलिंग टाइम, जहाँ पे आपके काउंसलिंग होगा वहाँ हम आपके साथ खड़े होंगे, मीन्स जहाँ पे आपके काउंसलिंग होगा हम आपके साथ ही रहेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारी जिम्मेदारी रहेगी, एडमिशन हमारी जिम्मेदारी रहेगी, हॉस्टल अलॉटमेंट हमारी जिम्मेदारी रहेगी। उसके बाद जब आप काउंसलिंग के लिए आएंगे तब आपको कहाँ रहना है, कैसे आना है, कहाँ सबसे सस्ता हॉस्टल मिलेगा, क्या मैं आपके हॉस्टल में रह सकता हूँ। जैसे यहाँ भी 22-25 हॉस्टल्स हैं, तो क्या उस हॉस्टल में रहने के अलाउड है या नहीं है, क्या यूनिवर्सिटी का गेस्ट हाउस में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, ये सारे प्रोसीजर हम आपको कर देंगे, नो प्रॉब्लम, या गाइड करेंगे। तो उसके लिए आपको पेड काउंसलिंग लेना पड़ेगा। हाँ, तो अब पेड काउंसलिंग आप कैसे लें, सिंपल बात है, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बात नहीं कर रहा हूँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको 4-5 लिंक दिया गया होगा। क्या क्या लिंक होगा, इंस्टाग्राम का लिंक होगा, एक शिक्षाविद सौरभ का लिंक इंस्टाग्राम होगा, एक मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम होगा, दोनों इंस्टाग्राम होगा, टेलीग्राम होगा। यहाँ तो बिल्कुल आपको जुड़ना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जुड़े हैं टेलीग्राम में, तो आप भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक है, फेसबुक पे भी बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, तो वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं। बाकी मेरा पर्सनल इंस्टा और शिक्षाविद सौरभ इंस्टा दोनों से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप, ये स्पेशल पेड काउंसलिंग वाले के लिए, यहाँ पे आप मैसेज करेंगे विदाउट पेड काउंसलिंग वाले तो उसका कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उसे ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो कैसा जुड़ना, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, वहाँ पे आप मैसेज करें, ऑलरेडी मैंने सेट करके रखा है, हेलो आई वांट टू इनरोल योर पेड काउंसलिंग या पेड कोर्सेज। वहाँ पे जाकर आप ऑलरेडी क्लिक कर देंगे तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाता है, इधर से एक इन्फॉर्मेशन जाएगा, उसमें आपको पैसा पेमेंट करना है और आप ऑलरेडी आप जुड़ जाएंगे। कितना पेमेंट करना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या आप EWS कैटेगरी से हैं, यानी आप जनरल कैटेगरी से EWS कैटेगरी से तो आपको 250 पेमेंट करना है। अगर आप OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, PH कैंडिडेट हैं तो आपको 200 पेमेंट करना है, सिंपल। अगर जनरल कैटेगरी से EWS से हैं तो 250 पेमेंट करना है, OBC SC ST PH कैंडिडेट हैं तो 200 पेमेंट करना है, सिंपल बात है। और मुझे लगता है आपके मन में कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो पेड काउंसलिंग से जुड़ के अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर पेड काउंसलिंग से नहीं जुड़ सकते हैं तो हमेशा संडे को लाइव जुड़िए हमारे साथ। किसी संडे को नहीं भी आ पाते, इंटरनेट के प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो नहीं भी जुड़ सकते हैं, और भी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो जाती है तो नहीं जुड़ पाते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।